ओके सो देखो हम लोग जो आज एक कोर्स शुरू कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द एचपीजीएस प्रीलिम. नाउ एज फार एज द एचपीजीएस प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ब्रॉडर डायमेंशंस क्लियर करूंगा कि एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हम लोगों को प्री क्वालिफाई करने के लिए. एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द बेरेक्ट अप्रोच और उसके साथ साथ देयर विल बी सर्टेन टेस्ट जो हम यहीं पे जो है सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जो भी इनसाइट्स हैं एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न वो हम यहाँ पे क्लास में साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल कि कुछ जो हमारा इस क्रैश कोर्स का जो 4 महीने तक चलने वाला है इसका प्रॉपर एक फ्रेमवर्क जो है वो क्या है. तो जस्ट आप लोग अपनी कॉपीज जैसे बनाएंगे. जस्ट होल्ड ऑन, देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू जॉइन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या सो देखो HPGS 2022 को हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं. एज फार एज HPGS 2022 इज कंसर्न, प्रोबेबिलिटीज आर देयर दैट एग्जाम माइट कम इन अगस्त एंड या सितंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम आ सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटीज तो हैं कि इस बार आएगा. और अगर नहीं आता है तो इट विल बी प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट ईयर इन 2023 मार्च. ठीक है, तो फरवरी एंड में आपका एग्जाम होता है एंड इन द एंड ऑफ द मार्च मंथ द मेंस एग्जामिनेशन विल बी देयर. तो देखो सबसे पहले तो छोटी सी जो व्यू पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं कि हम इस प्रीलिम्स के कोर्स को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं. देखो as you all people know there are 3 stages of HPGS, that is the prelims, mains and the personality test. तो आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, एडीए के स्टूडेंट्स हैं. स्पीकर्स काइंडली सभी लोग म्यूट करके रखेंगे सो दैट डिस्टरबेंस ना आए. ठीक है, काइंडली. या सो जैसे मेंस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जस्ट होल्ड. शिखा, can you please kindly mute your speaker? Just so I've done it. ठीक है. So देखो जहां तक बात है HPGS के जो पैटर्न की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने अभी जैसे कहा कि 3 स्टेजेस आते हैं. यस, सो इन 3 स्टेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, 3 थिंग्स आर देयर. अब जहां तक मेंस की बात है, मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लैरिफिकेशन कर देता हूं. देखो हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्रैश कोर्स को करेंगे. अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, मैं 3 चीजों की बात करूंगा क्योंकि हिमाचल का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. 50% is direct based, 50% is we can say conceptual या ऑफ बीट एरिया से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं. इसमें स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस, यस सर. ओके. सो देखो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ना हमें सबसे पहले तो अपना बेरेक्ट पे जो कमांड है वो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. ठीक है, नंबर 1, बिकॉज बेरेक्ट इज अ की टू सक्सेस एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न. अब बेरेक्ट में भी 2 चीजें होती है. देखो एक तो ये है कि आपने बहुत बार बेरेक्ट पढ़ा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एमसीक्यूज जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे गलती करते हैं. सो एक तो उससे कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा दैट वी विल डिस्कस. इसके साथ साथ the other thing which is to be seen as far as the prelims exam is concerned, मैं हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं. तो हिमाचल में अमेंडमेंट्स को लेके बहुत सवाल आते हैं. ठीक है, एज फार एज द अमेंडमेंट्स आर कंसर्न. ठीक है, तो अलग अलग लॉज हैं, 16 सब्जेक्ट्स आर देयर. तो 16 सब्जेक्ट्स में बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो है वो देखने को मिलती हैं. सो उन अमेंडमेंट्स में से सवाल आते हैं दैट ये अमेंडमेंट कब आया था, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी की डेट क्या है, एटसेट्रा एंड सो ऑन. एंड द थर्ड थिंग इज कि 150 अगर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, 3 पेपर होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड द क्रिमिनल लॉ. तो 150 क्वेश्चंस में मतलब 50-50 ईच, 50 क्वेश्चंस आपके सिविल लॉ 1 में, 50 सिविल लॉ 2 में और 85 क्रिमिनल लॉ के पेपर में आते हैं. सो 150 क्वेश्चंस में लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करेंगे. ठीक है, 25 से 30 सवाल भी हो सकते हैं. So these 25 to 30 questions are outrightly based upon that how we understand the concepts as far as the law is concerned. तो ये प्रीलिम्स की अप्रोच है. देखो प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, द रीजन इज क्योंकि प्रीलिम्स मैंने जैसे अभी कहा कि बेरेक्ट बेस्ड आपके जैसे 75% का जो एरिया है वो बेरेक्ट बेस्ड रहता है.
10% एरिया जो है वो अमेंडमेंट्स और केस लॉ बेस्ड रहता है 10%, और 15% का एरिया जो है आपका एग्जाम का वो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के बेसिस पे रहता है। सो जहां तक हिमाचल की बात है, जो हमारा लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पैटर्न्स का अगर आप कट ऑफ देखें तो एक तो ये चीज है कि जो वेरिएट करती रहेगी कि वैकेंसीज कितनी है एंड अलोंग विद दैट पेपर का पैटर्न कैसा है। बट 105 से लेके 125 तक की रेंज में आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनका कट ऑफ जाता है। ठीक है, 105 से 125 मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच वैकेंसीज आर गोइंग टू कम, यू डोंट नो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, किस तरीके का एग्जामिनेशन जो है वो आएगा। ठीक है, सो लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको किसी रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। सो रिलैक्सेशन वाले जो है किसी भी कैटेगरीज में अगर वो फॉल कर रहे हैं तो 90 टू 105 की रेंज में इन लोगों का जो कट ऑफ है वो जा सकता है। सो देखो, हम लोगों को तो ऑन मेरिट कंटेस्ट करना है, वी आर नॉट गोइंग टू सी कि हमें 90 नंबर की तैयारी करनी है, 100 नंबर की तैयारी करनी है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें ये देखना है कि 150 क्वेश्चंस अगर आते हैं, सो हाउ मच वी आर गेटिंग सो दैट वी कैन एंटर इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। और हम लोगों का जो पॉसिबल टारगेट होता है वो 120 से 125 की रेंज में आना है। अगर आप 120 से लेके 130 की रेंज में अगर आप फॉल कर जाते हैं, सो यू आर बेसिकली ऑन द सेफ साइड, सेफ साइड। अब ये 120 से लेके 130 का स्कोर आएगा कैसे, दैट इज अनदर टास्क। तो 120 से लेके 130 के स्कोर को लाने के लिए जो मैं अभी आप लोगों के साथ क्रैश कोर्स में डिस्कशंस करने वाला हूं, उन्हीं बेसिस पे यू विल गेट टू नो दैट हाउ द प्रीलिम्स इज टू बी क्रैक्ड, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करके आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। देखो, आपको जितने भी लोग हैं ना जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन कोर्स के या एडीए के कोर्सेज के, ठीक है, तो आप लोग एक चीज देखिएगा, जैसे आपने एडीए के एग्जाम में 5 to 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, 5 to 6, ठीक है। तो हम जब हिमाचल के जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कुछ एक सब्जेक्ट्स का अगर यहाँ पे जिक्र करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज सीपीसी, आफ्टर दैट देयर विल बी द एविडेंस एक्ट, देयर विल बी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। और अगर मैं सिविल लॉ 2 की बात करूं तो दैट विल बी टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन एक्ट, along with this हिंदू लॉ एंड एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाएंगे, ठीक है, पूछे ही जाएंगे। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ का पेपर है उसमें मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, दैट विल बी आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप लोग इनको काउंट कर लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली दीज आर 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट है। हिमाचल के जो पूरा करिकुलम है, सिलेबस है, 16 सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, जिसमें से 10 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 सिविल लॉ 1 के, 5 सिविल लॉ 2 के और 2 हमारे क्रिमिनल लॉ के। ये 10 सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। सीपीसी में, एविडेंस एक्ट में आपको जो है प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उस तरीके से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो व्हेन स्पीकर्स म्यूट करेंगे, कुछ ही के स्पीकर्स अनम्यूट है, ठीक है। सो व्हेन अबाउट दीस सब्जेक्ट्स वी आर अंडरटेकिंग, तो आपको जितने भी लोगों ने एडीए का पेपर अभी दिया है रिसेंटली, या पहले जो लोग हैं एचपीजीएस में कभी मेंस अगर लिखे हुए, तो दे पीपल माइट गेट टू नो कि दीज सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन द बेयर एक्ट। आप इन सब्जेक्ट्स को बेयर एक्ट के बेसिस पे नहीं कर पाओगे। अगर आप बेयर एक्ट के बेस पे ये सोच के चलेंगे कि मैं मेंस में लिख लूंगा, तो द थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। बट जो हमारे रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो 6 सब्जेक्ट्स बाकी बच गए, उन सब्जेक्ट्स में आप बेयर एक्ट की हेल्प जो है मेंस एग्जाम में ले सकते हैं। तो मेंस को क्रैक करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बिकॉज ये 6 सब्जेक्ट्स तो आउटराइट हमने बाहर निकाल दिए, जिस 6 सब्जेक्ट्स में हमारा स्टैम्प एक्ट आ जाता है। देयर आफ्टर वी कैन गो फॉर एचपी कोर्ट्स एक्ट, देयर आफ्टर आपका जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, एक्साइज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल आपको उसमें आएगा, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स में आपको
बेयर एक्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, एंड इट इज इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ द कमीशन विल गिव यू द बेयर एक्ट। तो आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए मेंस एग्जाम में ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये 6 सब्जेक्ट्स जो है ना ये करटेल करने अपनी प्रिपरेशन से, ताकि जो रिमेनिंग 10 सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें अपने एफर्ट्स ज्यादा लगा पाए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने की अप्रोच है कि अभी जैसे बाय टुडे इटसेल्फ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आईपीसी। सो हम लोग तो क्योंकि आईपीसी को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके साथ साथ एज प्रीलिम्स इज अ गेटवे टू द मेंस एग्जामिनेशन, तो आपको प्रीलिम्स में 120 से 130 की रेंज में कैसे जाना है ये हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट अगर आप लोग जैसे एचपीजीएस 2022 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो साथ के साथ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जब तक आपका ये कोर्स चलेगा आपकी टेस्ट सीरीज साथ के साथ चलती रहेगी, नॉट ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, रेदर बीच बीच में सब्जेक्टिव पेपर्स भी आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज को लेके हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो यू पीपल कैन गो थ्रू विद द नोट्स व्हाटएवर वी हैव डन इन द क्लासेस, एंड दोज हु हैव नॉट टेकन द फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम मी, तो आप लोग जो है जहां से भी आपने पढ़ा है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां से जो भी मटेरियल आप लोगों ने सिनॉप्सिस तैयार की है तो उसको बार-बार गो थ्रू करना है, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आए तो यू पीपल कैन रेज द क्वेरीज ओवर हियर एंड दैट वी कैन डिस्कस आल्सो। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है, एंड लास्ट की जो आपकी स्टेज है दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें आपकी बेसिकली जो नॉलेज है एज फार एज द लॉ इज कंसर्न उसे ज्यादा चेक ना किया जाके आपकी पर्सनैलिटी जो है, वेदर यू आर कॉम्पिटेंट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर नॉट, डू यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और नॉट, वो सब चेकआउट किया जाता है। तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। सो कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, तो हमने जैसे प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रीलिम्स में हम लोग क्योंकि सबसे पहले क्रिमिनल लॉ के पोर्शन को उठाने वाले हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अप आईपीसी। अब जब हम आईपीसी शुरू करेंगे आज, है ना, तो आईपीसी में एक तो दैट 511 सेक्शंस आर देयर, तो 511 सेक्शंस जो है कंप्लीट हमें नहीं कर रहे हैं हमें, लेकिन कौन सा ऐसा एरिया है जहां से एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। सो ना केवल बेयर एक्ट, रादर बहुत सारी ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जहां से एग्जामिनर सवाल बनाते हैं, जैसे कि हमारी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है एसएन मिश्रा की। तो एसएन मिश्रा से आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, दो इट इज अ टेक्स्ट बुक, लेकिन एग्जामिनर कैन मेक फ्रेम द क्वेश्चंस फ्रॉम दोस बुक्स आल्सो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो 500 के 511 सेक्शंस हमें नहीं करने, हमें सिर्फ इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस उठते हैं वो लगभग आपके जो है 350 से 400 सेक्शंस के आसपास ऐसे एरियाज हैं जहां से सवाल बनता है। दूसरा मैंने बात करी कि टेक्स्ट बुक्स में से कुछ एक सवाल पूछते हैं, जैसे किसी एमिनेंट ज्यूरिस्ट का कोई कोटेशन आपसे पूछ सकते हैं। सिमिलरली किसी अमेंडमेंट के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, किसी केस लॉ के जजेस के बारे में बात कर सकते हैं। हिमाचल में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। लास्ट ईयर के आप अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो बहुत सारे प्रीवियस जो हमारी पुरानी जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स के जो इनसाइट्स है वो पूछे जा सकते हैं। जजेस कौन थे, किस जज ने डिलीवर किया जजमेंट, इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो है वो देखे जाते हैं कि लास्ट ईयर पेपर्स में देखे गए। तो आईपीसी को हम जो जो टारगेट करेंगे वो इस तरह से कि एक तो हम डायरेक्ट बेस्ड, जैसे हमारा जो करिकुलम रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे 1 to 100 सेक्शंस पहले कंप्लीट करें। 1 to 100 सेक्शंस में जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए जाएं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जैसे आप एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग आज लेके बैठे हैं दैट आई डोंट नो, लेकिन कल की क्लास से यू पीपल मस्ट टेक आउट द सेपरेट रजिस्टर फॉर दैट, ताकि जितने भी हम पॉइंटर्स या वन लाइनर इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये चीजें आपको एग्जाम के लिए तैयार करेंगी, तो वो वन लाइनर आपने तैयार करते जाने। एग्जाम में देखो पॉसिबिलिटीज, अगर मान लो 4-5 महीने में हमारा पेपर आ जाता है तो आप अगर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डायरेक्ट लेके बैठ जाते हो ना तो आपकी रिविजन्स जो है वो बिल्कुल नहीं है इसका मतलब, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं ना कि वो एग्जामिनेशन हॉल पे चले गए जब, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू रीड द इंडेक्स ऑफ द बेयर एक्ट। तो इंडेक्सिंग जो है ना उससे आप कभी भी अपना जो सब्जेक्ट का रिवीजन है वो नहीं कर सकते। सो व्हाट यू पीपल हैव टू डू कि जैसे हम रजिस्टर कभी मेंटेन करेंगे तो रजिस्टर में जैसे आपने क्रिमिनल लॉ का पोर्शन
सबसे पहले डिस्कस करेंगे ना, तो जैसे आईपीसी है, सो आईपीसी के जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस है वो आप अपनी एक इन द क्रोनोलॉजी, जैसे आपके सेक्शन 1 से लेके 511 तक जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सारे कवर हो गए, along with judgments, along with the concepts, along with the illustrations also, ठीक है। तो आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपना, जब भी आप रिविजन्स करते हैं ना, तो रिवीजन करते समय आपने वो रजिस्टर को गो थ्रू करना है, डोंट गो इनटू द बेयर एक्ट, बिकॉज बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल रहेगी, बेयर एक्ट को ऑल टुगेदर एक साथ गो थ्रू करना डिफिकल्ट है, बेयर एक्ट में सारे केसेस नहीं है, बेयर एक्ट में सारी चीजें नहीं है, तो आप अपनी रिवीजन करते समय कुछ एक चीजें छोड़ देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। आई होप एवरीवन हैज टेकन आउट द सेपरेट रजिस्टर फॉर दीज पर्टिकुलर क्लासेस, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। एज फार एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, आई हैव क्रैक्ड 8 टाइम नॉक टू नॉक हम लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, एंड इट इज नॉट कि जस्ट होगा, हाँ, सो इट इज नॉट कि आप कर नहीं सकते हैं, और जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरा कट ऑफ से ऊपर आ जाए, ठीक है, कि अगर 110 गया है तो मेरा 112 आ जाए, 115 आ जाए, आप लोगों को 150 में से कम 130-135 की तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। देखो 150 क्वेश्चन आएंगे हिमाचल की अगर हम बात करें, सो कोई भी व्यक्ति 150 के 150 क्वेश्चंस ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है। नो डाउट अ पर्सन इज आउटराइटली ब्रिलियंट, बट अ पर्सन कैन नॉट कंप्लीट और he cannot we can say achieve the full marks, पूरे मार्क्स नहीं आ सकते, तो 5-10 नंबर कहीं ना कहीं उसके नीचे से ही कट ऑफ शुरू होता है, जैसे कि आपके 138, 140, 146 यहाँ से कट ऑफ शुरू होता है। सो और बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं एग्जाम में जो आपने शायद अपनी प्रिपरेशंस करते समय ना देखे हो, तो ऐसे सवालों को देख के पैनिक क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन करी है और आपको वो सवाल नहीं आता, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको वो चीज नहीं आती, ठीक है, तो वो आपके कट ऑफ से ऊपर जाने का क्राइटेरिया सिलेक्ट नहीं करती है। देखो होता क्या है ना, 150 क्वेश्चन है, 120 कट ऑफ की रेंज में हमें लाएंगे, तो हमें 120 के लिए तैयारी करनी है, हम उन 10 क्वेश्चंस के पीछे ना भागे जिन 10 क्वेश्चंस को कोई भी व्यक्ति नहीं करने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत सारे टीचर्स को भी ना आए, बहुत सारे प्रोफेसर्स को ना आए, हम लोगों को भी अपने फोन कभी कभी बंद करने पड़ जाते हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर जो है ना वो आउटराइटली जितना डिफिकल्ट पेपर अगर बना सकता है वो कोशिश करेगा, लेकिन एग्जाम विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट कि आप लोग कर ना पाए। आप लोगों को कम से कम 75 to 80% का एग्जाम जो है वो करने के लिए मतलब आप कॉम्पिटेंट रहेंगे, प्रोवाइडेड आपने ठीक से तैयारी की है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि 4-5 सवाल आए और स्टार्टिंग में जैसे आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ जितने 5-6 सवाल थे आपको नहीं आते, सो डोंट गेट पैनिक फ्रॉम दैट, बिकॉज वो अगर 5-6 सवाल आपकी प्रिपरेशन में नहीं थे या बहुत रिसेंट जजमेंट पूछ लिया या कोई ऐसी चीज पूछ लिया जो आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो दैट इज नॉट द थिंग विद यू ओनली। सिर्फ आपके साथ वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आपके साथ बैठे, लगभग सारे के सारे जिनके साथ ये दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी के जो आपके 120-130 क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आप लोगों को ठीक से करने हैं। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो एक तो मैंने बहुत बार देखा है कैंडिडेट्स, हम लोग टेस्ट सीरीज जैसे लेते हैं, क्लासरूम्स में आके बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन हम लोगों ने आधा पढ़ा और आधा पढ़ते ही हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वे मार्क इट ऑन द ओएमआर शीट। लेकिन जब आप पूरा सवाल अगर पढ़े तो एग्जामिनर ने आपसे कुछ और पूछा था, ठीक है, ट्विस्टिंग टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज देयर, या एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए हम ये सेशंस जो है वो करेंगे, ताकि आप नंबर 1 जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को एक तो सबसे पहले पूरा पढ़ना है, आधा पढ़ के कभी भी आंसर नहीं देना है। दूसरी चीज, क्योंकि ये हमेशा नुकसान करेगा, आपने अगर 120 सवाल जो है वो मार्क किए और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मेरे बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन वो 120 में से 5-7 सवाल ऐसे होंगे जो बाद में गलत हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है और ये प्रैक्टिस देखी जाती है जनरली, है ना। तो आप लोगों ने मतलब कभी भी सवाल पढ़ना है, यू मस्ट हैव टू गो थ्रू विद द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो 2 बार उसको रीड करके ही आंसर करना है। 50 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो द टाइम इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज द एचपी इज कंसर्न्ड। बाकी स्टेट्स में टाइम लिमिटेशन कुछ अलग तरीके की होती है, ठीक है। सो दिस विल बी द क्राइटेरिया। अब जैसे हम आईपीसी शुरू करेंगे, एज पर माय शेड्यूल कम से कम मुझे 7-1 दिन जो है, 7 से 8 दिन आईपीसी के लिए लगेंगे, ठीक है, कम से कम 7 to 8 days, एंड आफ्टर दैट विल कंडक्ट अ टेस्ट फॉर आईपीसी, ठीक है। जितना भी हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करेंगे सेशंस में,
एज फार एज द आईपीसी इज कंसर्न, उसी के बेसिस पे आप लोग अपना एक टेस्ट जो है वो देंगे। बाय द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द सीआरपीसी। तो ये पैटर्न जो है ये फॉलो किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वी आर गोइंग टू कंडक्ट 60 to 65 सेशन, ठीक है, 60 से 65 क्लासेस हमारी रहेगी, जिसमें ऑल टुगेदर हमारे 16 के 16 सब्जेक्ट्स जो है वो हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, 16 सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे, प्रोवाइडेड क्योंकि डायरेक्ट बेस रहेगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेटेड है। क्योंकि देखो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मेंस में लिखने को बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जैसे रिसेंटली एचपी में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था 2017 में, आकांक्षा का। तो आकांक्षा वाज लाइक कि जब आपने प्रीलिम्स दिया तो 150 में से 110 नंबर आए हैं और 110 पे ही कट ऑफ होता है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में दैट गर्ल टॉप, ठीक है, उसने टॉप किया। सो अगर वो प्रीलिम्स में एक नंबर से पीछे रह जाती तो वो आज जज नहीं होती। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए प्रीलिम्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स की तैयारी करने का तरीका अलग है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो प्रिपरेशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। मेंस में आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए और प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू ठीक से सॉल्व करना आना चाहिए। दोनों का अलग अलग फील्ड है। देखो, हम जनरली एक बात कहते हैं जब हम फाउंडेशन कोर्सेज की क्लासेस लगाते हैं ना, कि कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं है। तैयारी हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉ, ठीक है। हम लोग अगर 16 सब्जेक्ट हमारे क्लासरूम्स में डिस्कस कर रहे हैं 12 महीने में, तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। लेकिन ऑल टुगेदर जब अब एक एक सब्जेक्ट होता जाएगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली वी यूज्ड टू टेक, अगर कोई बड़ा लॉ है तो 35 to 40 डेज का सेशंस हमारे रहते हैं। हर सेशन 2 से 2.5 घंटे का, 3 घंटे का रहेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आधे से ज्यादा एरिया कवर हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी आपकी जो ट्रिकीनेस है ना, वो आपको लिखनी पड़ती है। तो हम उसी ट्रिकीनेस को रिजॉल्व करने के लिए कि कैसे हम अच्छे मार्क्स के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं और हमें दिक्कत ना आए, और हम लोग जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, ताकि हम मेंस में बैठ के पेपर लिख दें, बस उस एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ जाएं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग उस लेवल पे इस बार निकलेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। देखो, एज फार एज द आईपीसी इज कंसर्न, कुछ एक छोटी छोटी चीजें जो एग्जामिनेशन अगर होता है जब भी, ठीक है, तो आपको एक बेसिक चीज पूछी जा सकती है। पहला जो सवाल बहुत बार ये पूछा भी गया अर्लियर, कि जो हमारा आईपीसी है ये ड्राफ्ट कब हुआ, किसने ड्राफ्ट किया, मेंबर्स कौन थे, हमारी जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी उसके। सो एक छोटा सा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप इसको लिख सकते हैं, दैट फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी वाज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इट इज टीबी मैकॉले। और फर्स्ट लॉ कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ था दैट इज इन 1834। चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकॉले साहब थे, और इस फर्स्ट लॉ कमीशन के जो मेंबर्स थे वो 3 और लोग थे, दैट इज जे.एम. मैकलॉड, जे.डब्ल्यू. एंडरसन एंड एफ. मिलेट, ठीक है। तो इन तीनों को जो है इनका नाम आप लोग लिख लें। हिमाचल में लास्ट ईयर ये सवाल पूछा गया था कि फर्स्ट लॉ कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स है, तो मतलब सवाल ये था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति फर्स्ट लॉ कमीशन का मेंबर नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिक सा एक छोटा सा सवाल जो शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट एज फार एज द आईपीसी इज कंसर्न, the first law commission is drafted, chaired by Thomas Babington Macaulay, and along with that the members of the law commission were J.M. MacLeod, G.W. Anderson and F. Millett, ठीक है। और ये एस्टैब्लिश हुआ था हमारा फर्स्ट ये जो लॉ कमीशन था इन 1834, ठीक है। सो आई होप इट इज बीइंग रिटन बाय यू पीपल, लिख लिया सभी लोगों ने ना, ठीक है। इसके साथ देखो छोटी छोटी चीजें, आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बेसिक्स है, लेकिन आपका, क्योंकि आप जब कॉपी तैयार कर रहे हैं ना, तो हमें एक एक चीज रेगुलेट करनी है, एक एक चीज, क्योंकि बिकॉज बेरेक्ट में ये सारी चीजें नहीं होगी। बेरेक्ट में ये नहीं लिखा होगा कि आपकी फर्स्ट लॉ कमीशन के मेंबर्स कौन कौन थे, ठीक है। नंबर 2 कि हमारा जो आईपीसी का जो लॉ है, इट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर 1860, है ना। 6 अक्टूबर 1860 को ये लॉ जो था ये इनैक्ट हुआ था, 6 अक्टूबर 1860, कॉपी पे लिखते जाएंगे। 6 अक्टूबर 1860 दिस लॉ वाज इनैक्टेड, बट इसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी की डेट है, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं, बिकॉज एज फार एज द आईपीसी इज कंसर्न डायरेक्टली वहां पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जस्ट या सो as far as the date of enforceability of the IPC is concerned, it is 1st of January 1862। तो आपको 2 तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछता है कि या तो ये पूछ लेगा कि आईपीसी इनैक्ट कब हुआ था, ठीक है, इनैक्ट कब हुआ था, तो इनैक्टमेंट की डेट है 6 अक्टूबर 1860,
ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू कि ये किस डेट पे इन्फोर्सेबल हुआ है, तो 1862 1st of January, तो दिस इज द डेट ऑन विच द आईपीसी वाज वी कैन से केम इनटू फोर्स। चलिए, सो इसके साथ साथ अब दो तीन चीजें मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करता जाऊंगा, आप लोग अपनी कॉपीज पे इनको रेफर करते रहेंगे। देखो, हमें बहुत बेसिक चीजें मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा। जैसे सवाल पूछ लेते हैं कि मेंजरिया, ठीक है, कौन से केसेस में मेंजरिया से कोर्ट ने रिलेट किया है, या विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज बेस्ड अपॉन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, इस तरह के बेसिक सवाल आते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कौन से लॉ के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है, पुरानी जो जजमेंट्स हमारी इंग्लिश कोर्ट्स की, उनकी बात की जाती है। इसके साथ साथ, ठीक है, एक्टस रियस क्या आईपीसी में कहीं पे डिफाइंड है या नहीं, तो ये कुछ एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। और जैसे हमारे कुछ एक मैगजीम्स हैं, आईपीसी में बहुत सारे मैगजीम्स की बात की जाती है, तो वो मैगजीम्स भी हमें यहाँ पे साथ साथ रिलेट करने पड़ेंगे। सो द बेसिक मैगजीन, मेरे ख्याल से सभी लोग इसका आंसर जो है बहुत अच्छे से दे सकते हैं, दैट इज एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंस सिट रियम, ठीक है, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट रिया। अब ये जो मैगजीन है, इसका जर्नल मीनिंग आप सभी लोगों को पता होगा, दैट क्रिमिनल लायबिलिटी मस्ट बी अकम्पनीड विद द गिल्टी माइंड। इस क्रिमिनल लायबिलिटी must be accompanied, criminal liability must be accompanied criminal liability must be accompanied with the guilty mind। तो इस मैगजीन में देखो, जर्नल मीनिंग तो सभी को पता है, लेकिन जो चीज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये मैगजीन कौन सी कोर्ट्स ने आपको दिया, तो हमारे इंग्लैंड में दो तरह के कोर्ट्स काम करती थी, वन आर द इक्विटी कोर्ट्स एंड अदर वन आर द कॉमन लॉ कोर्ट्स। तो हमारा ये जो मैगजीन है, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट रिया, ये कॉमन लॉ कोर्ट्स का प्रिंसिपल है, कॉमन लॉ कोर्ट्स, ठीक है। कॉमन लॉ कोर्ट्स और इक्विटी कोर्ट्स दो अलग अलग कोर्ट्स हुआ करते थे इंग्लैंड में। इक्विटी की कोर्ट जो थी वो जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे काम करती थी। जस्टिस मतलब कि आपके पास कोई कानून नहीं है, लेकिन इक्विटी क्या डिमांड करती है, फेयरनेस क्या डिमांड करती है, उसके बेसिस पे जजमेंट्स आती थी। और कॉमन लॉ कोर्ट्स थी जो लॉ की इंटरप्रिटेशन करने के बाद डिसीजंस दिया करती थी। तो कॉमन लॉ कोर्ट्स ने ये मैगजीन जो था ये डेवलप किया था, दैट इज एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट रिया, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने, ठीक है। तो कॉमन लॉ कोर्ट्स लिख लेना, यहां से पूछ सकते हैं ना कि कौन सी कोर्ट ने बताया, तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको मैगजीन तो पता है, मीनिंग भी पता है, लेकिन कहां से ये डेवलप हुआ वो नहीं पता। तो कॉमन लॉ कोर्ट्स यहाँ पे आप लिखते हो, लिख लेंगे। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे आईपीसी के अंदर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yeah. So, look, as far as the principle of strict liability is concerned, अगर हम इसको सिंपल टर्मिनोलॉजीज में कहें तो आईपीसी के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस आर दोज इन विच द मेंस रिया एंड एक्टस रियस आर रिक्वायर्ड। अब ये मेंस रिया और एक्टस रियस वर्ड हमारे आईपीसी के अंदर कहीं पे लिखे नहीं है, लेकिन मेंजरिया की तरह के कुछ एक वर्ड्स हमें आईपीसी में मिल जाते हैं, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ एक वर्ड्स है जो मेंजरिया को डिनोट करते हैं, किसी व्यक्ति की इंटेंशंस कैसी हैं किसी काम को करने के लिए, और जो भी वो कर रहा है क्या वो लॉ से रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं, इज समथिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ और नॉट। तो अगर कोई चीज फॉरबिडन बाय लॉ है और ऐसा कुछ व्यक्ति करता है तो दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन से मेंजरिया प्लस एक्टस रियस, ठीक है। अब आईपीसी में मैंने कहा ना कि ये दो वर्ड्स नहीं लिखे, लेकिन आपको इसी तरह के कुछ अकिन ऑफ टर्मिनोलॉजीज आर देयर इन द आईपीसी। लेकिन हम बात तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक्ट किया है, उस एक्ट को करने के लिए उसका मेंजरिया था या नहीं,
अगर ये चीज इररेलेवेंट हो तो वो प्रिंसिपल बन जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। वो ऑफेंस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेसिस पे व्यक्ति की पनिशमेंट को इंडोर्स करता है। तो अगर इसमें एक लाइन में कहूं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मींस वेयर अ पर्सन इज गोइंग टू बी लायबल फॉर हिज एक्ट एंड नॉट his punishment is not to be seen on the basis of his guilty intentions। तो आप अगर बिना guilty intentions को देखे सिर्फ एक्ट के आधार पे किसी व्यक्ति को लाइबल कर पाए तो वो ऑफेंस हमारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिनोट करता है। अब हमारे आईपीसी के अंदर ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को लेके कुछ एक ऑफेंसेस जो है वो रखे गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। तो किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए कहीं पे भी इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव ऐसे वर्ड्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब इफ वन पर्सन टेक्स अ चाइल्ड फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ द अदर पर्सन, कोई व्यक्ति जो गार्जियन है उसकी गार्जियनशिप से आपने अगर बच्चे को बाहर निकाला है, ठीक है, वो अलग बात है कि अब बच्चों का एज क्या रहेगा। तो मेल और फीमेल के केसेस में अलग अलग एज ग्रुप है, एक के केस में 18 साल, एक के केस में 16 साल। बट merely the act of a person is making a person liable, the mens rea is not to be seen। तो when we are going for this particular principle की strict liability क्या है, तो देखो हम डिटेल्स में तो बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम वन बाय वन सेक्शंस में आएंगे ना तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को किस जजमेंट में, इंग्लिश लॉ का कौन सा केस था जिसपे इसको इंडोर्स किया गया। सो देयर आर सेवरल जजमेंट्स, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट था उस केस का आप लोग नाम लिखेंगे और उस केस में कोटेशन क्या रेज किया गया था वो भी मैं लिखवा रहा हूं। The case name is Shiraz, SHERRRAS, Shiraz versus D. Rutzen, RUTZEN, Shiraz versus D. Rutzen. Just yeah. So yeah, it is Shiraz versus D. Rutzen, and in this particular case was famous quotation English courts ने रखा था, वो ये था, write down that in every case mens rea is implied unless the contrary is shown, SHOWN, unless the contrary is shown। कहने का मतलब ये है कि हर केस में हम ये कहते हैं कि मेंस रिया होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस दिखती है लेजिस्लेचर्स की तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि ज्यादातर ऑफेंसेस में आपको गिल्टी इंटेंशंस या जिसको मेंस रिया कहते हैं वो दिखेगा, लेकिन कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आपको बिना आपकी इंटेंशन देखिए सिर्फ एक्ट के बेसिस पे लायबल किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे हमारा ऑफेंस है किडनैपिंग का, तो किडनैपिंग जो है वो इस एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन। द रीजन इज बिकॉज द लेजिस्लेचर हैज सेड that merely on the basis of the actus reus a person will be liable। एक व्यक्ति के कुछ करने से उसकी लायबिलिटी फिक्स हो सकती है, आपको उसका मेंस रिया, उसकी इंटेंशन, उसका नॉलेज, रीजन टू बिलीव एटसेट्रा देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इट इज कॉन्ट्रेरी शोन बाय द लेजिस्लेचर ना, तो दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेस आर देयर, जैसे आपका वेजिंग ऑफ वॉर है एटसेट्रा एंड सो ऑन। सो कुछ एक ऐसे केसेस है, बट हमें यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है कि शिराज वर्सेस डी रटसन में कोर्ट का कोटेशन क्या है। तो ये कोटेशन कोर्ट का है दैट इन एवरी केस मेंस रिया इज इंप्लाइड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन। इस चीज को आप लोग लिख कॉपी पे, ठीक है, राइट इट डाउन। इसके साथ साथ ये क्योंकि शिराज वर्सेस डी रटसन की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, तो यहाँ पे एक और चीज को हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। दैट थिंग इज कि शिराज वर्सेस डी रटसन का जजमेंट कौन से जस्टिस ने दिया था। हमारे पास बहुत एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हुआ करते थे, जस्टिस राइट, WRIGHT। जस्टिस राइट ने शिराज वर्सेस डी रटसन के जजमेंट को डिलीवर किया था और उन्होंने ही ये कोटेशन दिया है। इसके साथ साथ एक और केस है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर आया है, उस केस का भी आप लोग नाम लिख लें, दैट इज हॉब्स, HOBBS, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन। अब इस केस में भी जैसे आपको ना सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में अगर शिराज वर्सेस डी रटसन आ गया तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रिलेटेड है, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन आ गया तो ये भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ही रिलेट करता है। इस केस में
जो ऑनरेबल कोर्ट का जो कोटेशन था उस कोटेशन को लिखिए, दैट you ought to, O-U-G-H-T, you ought to constitute का मतलब होता है समझना, इंटरप्रेट करना, you ought to contribute the statute, you ought to constitute the statute literally unless something to show that mens rea is required. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन करेंगे, सो यू मस्ट कॉन्स्टिट्यूट दैट लॉ लिटरली, जो उसमें लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, अनलेस समथिंग टू शो दैट मेंस रिया इज रिक्वायर्ड। तो अगर वहां पे मेंस रिया की बात रखी गई है तो हम फिर उसको फॉलो करते हैं। मेंस रिया की एब्सेंस में अ पर्सन कैन नॉट बी मेड लायबल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में ना, देखो आप बिकॉज जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सो प्रिपरेशंस तो एंडलेस है, लेकिन हम लोगों को विद इन द टाइम फ्रेम अपनी प्रिपरेशंस को कंक्लूड करना है। तो यू पीपल कैन नॉट गो फॉर रशिंग टू द 5-6 बुक्स। ठीक है, तो लेकिन उसका जो असली जो क्रक्स है, वो क्रक्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज मैंने जैसे पहले ही कहा ना कि जब भी हम एग्जाम के लिए जाएं तो इस रजिस्टर को लेके जाएं, यहाँ पे से सिनॉप्सिस तैयार करके ले जाएं, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू डोंट फील एनी अनकंफर्टेबिलिटी एट द टाइम व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो है क्या लिखा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दी ना। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब नो मेंस रिया रिक्वायर्ड। सपोज आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मींस नो मेंस रिया रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट अ पर्सन विल बी मेड लायबल। ठीक है, अब इसके साथ साथ मेंस रिया पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा केस जो है वो मेंस रिया से रिलेट करता है। तो वो दो चीजें पूछी जा सकती हैं। लेट मी कम ओवर दैट नाउ। ठीक है, आप हेडिंग अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं that there are certain cases, write down, there are certain cases which are related with the concept of mens rea. There are certain cases which are related with the concept of mens rea. अब देखो ना, हिमाचल वाले जब सवाल पूछते तो थोड़ा सा ट्रिकी डाल देंगे कि आपको आता भी है लेकिन फिर भी आप आंसर करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो रहे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट केस मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इट इज R versus Prince। R versus Prince। अब देखो ये फॉरेन कंट्री के जजमेंट से, ठीक है, इंग्लैंड के जजमेंट से। तो इंग्लैंड की जजमेंट्स में बार बार हमें R वर्ड मिलता है, R versus Prince, R versus टॉल्सन एक्सेट्रा। या तो ये R का मतलब रेजिना होता है, REGINA, रेजिना। ठीक है, जैसे हम स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमारे इंडिया में अगर केसेस होंगे तो स्टेट या यूनियन वर्सेस एक्यूज्ड एक्सेट्रा, तो उसी तरह से इंग्लैंड में रेजिना या फिर क्वीन लिखा जाता था। ठीक है, तो R वर्सेस प्रिंस का जो केस है दैट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ये भी कहा जाता है दैट दिस केस इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेसिस पे व्यक्ति की लायबिलिटी बनी थी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लिख सकते हैं। इस केस में हुआ क्या था, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं कि ये जो प्रिंस है, इसने एनी फिलिप्स नाम की एक लड़की थी। ठीक है, उस लड़की ने इसे बताया था दैट शी वाज above the age of majority, वो 18 साल से उम्र में ज्यादा है और देखने में भी वो लड़की जो थी वो बड़ी लगती थी, बट एक्चुअल में उसकी उम्र जो थी वो 14 साल थी। एंड दिस पर्सन प्रिंस टेकन आउट एनी फिलिप्स, ठीक है, उसको लेके जो है ये घूमता रहा और बाद में इसको जो पकड़ा गया तो इसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे और कहा गया कि इसने उसका किडनैप किया। तो इसने कहा कि सर मेरा तो कोई मेंस रिया नहीं था, ठीक है, मेरी तो कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि आप क्योंकि किडनैपिंग करते हैं, और इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, फॉरेन लॉ की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि फॉरेन में भी उस टाइम पे कि किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए द मेंस रिया ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सीन। हम ये नहीं देखेंगे कि आपने जिस महिला को आप लेके गए हैं क्या वो महिला 18 साल से उम्र में कम थी, ज्यादा थी, क्या आपको इसकी जानकारी थी, नहीं थी, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो कोर्ट ने कहा बिकॉज यू हैव डन एन एक्ट
You have taken out that lady out from the lawful guardianship of their guardian and therefore you are liable for the offense of kidnapping. So कहा जाता है कि जो आर वर्सेस प्रिंस का जो केस था, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेस पे एक व्यक्ति की लायबिलिटी जो थी वो डिसाइड हुई. आप लिख सकते हैं the person was convicted on the basis of the principle of strict liability. The person was convicted on the ground of strict liability. No mens rea required. ठीक है. और ये जो जजमेंट है आर वर्सेस प्रिंस का, ये जजमेंट डिलीवर किया था, it is Justice Blackburn. Just आप लिख सकते हैं, it is delivered by Justice Blackburn, B-U-R-N. ठीक है. अब ये पूछ सकते हैं कि आर वर्सेस प्रिंस का जजमेंट किस जस्टिस ने डिलीवर किया था जजमेंट, तो इट इज जस्टिस ब्लैकबर्न हु हैज डिलीवर्ड दिस पर्टिकुलर जजमेंट. ठीक है. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच यू पीपल मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इसके साथ साथ समझ गए ना. और ये भी पूछा जाता है कि आर वर्सेस प्रिंस किससे रिलेट करता है, तो ये व्यक्ति ने प्ली लिया था, प्रिंस ने प्ली लिया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, लेकिन ये प्ली सस्टेन नहीं हुआ. द प्ली वाज नॉट सस्टेन, तो मिस्टेक ऑफ एनी फैक्ट का बेनिफिट इसे नहीं मिला था. ठीक है. तो इसका छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक और केस है दैट इज क्वीन वर्सेस टॉल्सन. क्वीन वर्सेस टॉल्सन, ये हमारा जजमेंट 1889 का है. क्वीन वर्सेस टॉल्सन. मैं छोटे छोटे पॉइंटर्स आप लोगों को देता जा रहा हूं, आई होप आप लिख रहे हैं. ठीक है. क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस जो है, अगेन इट इज रिलेटेड विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेट करेगा. और इस केस में हुआ क्या था, मैं जनरल सेंस में आपको समझाता हूं, बाद में मैंने जो सिनॉप्सिस रेडी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आपको ब्रीफ जो है जजमेंट्स का वो साथ साथ आपको मिलता जाएगा. इस केस में ये हुआ कि एक लेडी है, उनके हस्बैंड जो थे वो किसी मतलब ही वाज नॉट प्रेजेंट. ठीक है. वो काफी टाइम से जो थे अवेलेबल नहीं थे. एंड द टाइम पासेस अवे, 7 साल का पीरियड निकल गया और 7 साल के बाद लोगों ने ये सोचा कि दैट पर्सन इज डेड. तो मिसेस टॉल्सन ने सेकंड मैरिज कर ली. ठीक है. जब सेकंड मैरिज इन्होंने करी तो इनके जो पुराने हस्बैंड थे जो गायब हो गए थे वो वापस आ गए. तो जब वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर एक केस फाइल कर दिया बाइगैमी का. ठीक है. तो अब कोर्ट के अंदर केस गया. कोर्ट ने कहा कि मिसेस टॉल्सन ने जब सेकंड मैरिज को अंडरगो किया तो उस टाइम पे शी वाज अंडर द बिलीफ दैट हर हस्बैंड इज नो मोर. ठीक है. और क्योंकि लॉ का प्रिजम्पशन होता है ना कि अगर एक व्यक्ति 7 साल से ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, you have not heard about the whereabouts of a person from last 7 years, it will be presumed that the person is dead. ठीक है. तो इस केस में मिसेस टॉल्सन को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट जो था वो दिया गया था. तो इसको आप लिख सकते हैं. अगेन मेंजरिया की एब्सेंस थी यहाँ पे, वो बाइगैमी करना नहीं चाहती थी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर जो है मेंजरिया से रिलेटेड ये जजमेंट्स जो है ये पूछी जाती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड विद द मेंजरिया या विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो क्वीन वर्सेस टॉल्सन 1889 इज रिलेटेड टू दिस. ठीक है. सो एक छोटा सा प्रिंसिपल हम लोगों को जब आप लॉ पढ़ते थे, एकेडमिक्स में पढ़े होंगे या मेरे पास जो पढ़ते थे या अदरवाइज आप लोग अगर सेल्फ स्टडीज भी कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सो एक बेसिक प्रिंसिपल बताया जाता है दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट is an excuse but mistake of law is not an excuse. तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर आते हैं. देखो as far as the mistake of law is concerned, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मिस्टेक ऑफ लॉ को लेके लाइमलाइट में रहा और बहुत बार ये पूछा भी जाता है प्रीवियस ईयर पेपर. अगर आप अलग अलग स्टेट्स की देखें तो वहां पे ये सवाल आता है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस का नाम लिख लेंगे, इट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.H. George. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.H. George 1965 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. ठीक है. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस M.H. George 1965 सुप्रीम. अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू पॉइंट दिया था वो ये है, आप लिख सकते हैं दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. And when this particular phrase was being given by Honorable Supreme Court, उसके पीछे का जो व्यू पॉइंट था वो कुछ इस तरह से है. देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तो केस के जो फैक्ट्स थे वो इस तरह से थे कि एक व्यक्ति है जो हमारा एक्यूज्ड है M.H. जॉर्ज, ये एक कंट्री से इसने फ्लाइट ली और फ्लाइट लेने के बाद इसको ना फिलीपींस जाना था. ठीक है. तो when he was on the flight,
तो ये क्या कर रहा था कि अपने साथ इसने ना कुछ गोल्ड एटसेट्रा जो था वो साथ में लेके आ रहा है। तो जो इसका प्लेन था वो प्लेन हॉल्ट के लिए इंडिया में मुंबई में रुकना था, लेकिन इसे पता नहीं था। एंड दिस पर्सन वाज लैंडेड इन द मुंबई एयरपोर्ट। तो जो बॉम्बे एयरपोर्ट में रुकना था, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना था। डिक्लेरेशन फॉर्म में ये भरा जाएगा कि आप अगर फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं तो आप क्या लेके आ रहे हैं। नाउ दिस पर्सन डज नॉट डिक्लेयर द थिंग्स ओवर देयर। एक तो इसने डिक्लेरेशन नहीं किया क्योंकि इसने कहा कि मैं तो इंडिया में तो मुझे रहना नहीं है, मैं तो कहीं और जा रहा हूं। ये फ्लाइट सिर्फ हॉल्ट के लिए थोड़े समय के लिए मुंबई में रुकी। लेकिन जब इस व्यक्ति, फिर कस्टम अथॉरिटीज को पता लगा, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने इस व्यक्ति का सर्च किया, जिसमें से इसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो इंडिया में कस्टम्स एक्ट जिसके ऊपर अप्लाई होता था। तो स्मगलिंग के ग्राउंड्स पे इस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगे और इंडिया में ट्रायल शुरू हो गया। एमएच जॉर्ज ने सुप्रीम कोर्ट के पास और इवन द ट्रायल कोर्ट्स के सामने ये प्ली रेज किया कि सर मैं तो इंडिया में आ ही नहीं रहा था, मैं तो किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा हूं, और क्योंकि मेरा इंडिया में ना आना उद्देश्य था, ना मुझे पता था कि इंडिया में फ्लाइट रुकेगी, तो मुझे इंडिया में लायबल क्यों किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, आपको अगर किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में अगर आप हैं तो आपको उस कंट्री के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए दिया है तो आपने उसमें फैक्ट्स को कंसील क्यों किया। And this thing is, because you don't know the law of India, it does not mean that you are getting any benefit from that. तो कोर्ट ने रीजनिंग अपनी मेंशन कर दी that ignorance of law is no excuse. It is no excuse. तो इस एमएच जॉर्ज को इंडिया में जो था वो पनिश किया गया, कन्विक्ट किया गया। द रीजन इज, कोर्ट ने बड़ा सिंपल टर्मिनोलॉजीज में एक चीज कह दी ना, देखो कि अगर हम इस चीज को अलाउ कर दें एक्सक्यूज के तौर पे, तो हर व्यक्ति ये कह सकता है दैट आई डोंट नो द लॉ एंड देयरफॉर आई एम नॉट लायबल। ठीक है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वेदर द पर्सन इज एन इंडियन नेशनल और ही इज अ फॉरेन नेशनल, इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा केस है, एक इंडियन केस पूछा जाता है मेंजरिया से रिलेटेड। मैं उसका नाम आप लोगों को दे रहा हूं, राइट डाउन द नेम ऑफ द केस। इट इज नाथूलाल, NATHU, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1966 सुप्रीम कोर्ट। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, 1966 सुप्रीम कोर्ट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, ये अगेन देखो ना, हमारे इंडिया में 1966 की अगर हम बात करें, सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कंट्रोल्ड वे में चलती थी, जैसा राइस था, राइस चावल, या फिर आपका जो शुगर है चीनी। तो ये राइस, शुगर एटसेट्रा जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल उस टाइम पे नहीं होती थी, बिकॉज इसकी जो सप्लाई थी वो लिमिटेड थी। यस, तो सप्लाई लिमिटेड होने के कारण से गवर्नमेंट यूज्ड टू रेगुलेट एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे राइस है, शुगर है, या कुछ एक पल्सेस हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ पल्सेस, तो इनको रेगुलेट किया कि इनको सिर्फ गवर्नमेंट जो डिपो होते हैं हमारे, वहीं से सेल आउट किया जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे कि लोग जो है वो उसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिपो से ना निकालते, खुद सेल आउट करना शुरू कर देते थे, तो जो कि एक ऑफेंस माना जाता था। आपको लाइसेंस लेना है, उसके बाद ही आप ये सेल कर सकते थे। तो नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP जो है, उसमें एक व्यक्ति ने जो कंट्रोल्ड आर्टिकल था, उस कंट्रोल्ड आर्टिकल को उसने पब्लिक सेल पे जो है वो डाल दिया, जिसके कारण से उसके ऊपर केस बना। तो इस व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया और कहा गया दैट देयर वाज, we can say, the menzoria, guilty intentions are there and hence you are liable for that. तो नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP का जो जजमेंट है, अगेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ menzoria। ये पूछ लेते हैं that which of the following case is related to the menzoria। तो नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन दिस थिंग। ठीक है, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सो दीज आर द जर्नल जजमेंट्स है ना, जो हमें अभी इसके साथ और भी हम लोग टाइम टू टाइम तो डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये मैंने अभी इसी से स्टार्ट किया है आज का सेशन। तो एक तो सबसे पहले मुझे आप लोगों को फेमिलियर करना पड़ेगा क्लासेस के साथ। ठीक है, नंबर 2 कि दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, इट इज वेरी इजी थिंग्स। ठीक है, लेकिन ये कि हम लोगों ने क्या इन चीजों को ध्यान में रखा या नहीं रखा, बिकॉज जब एग्जाम आएगा तो यही चीजें आएगी और हमें स्ट्रेटेजिकल प्रिपरेशंस करनी है। स्ट्रेटेजिकल प्रिपरेशन डज नॉट मीन दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन द एग्जाम। सो हम लोगों का काम ये है कि पहले हमें वो जो सवाल आता है ना प्रीलिम्स में, वो सवाल समझ में आ जाए और उसका आंसर ठीक से कर पाए। ठीक है,
सुष्मिता, यू आर सेइंग दैट नाथूलाल के रेशियो में क्या एमएच जॉर्ज वाला ही था? देखो नाथूलाल के केस में यस द पॉइंटर्स वर सेम लगभग, क्योंकि जैसे आपका जो एमएच जॉर्ज का केस था उसमें भी कोर्ट ने यही पॉइंट कहा था दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, एंड सेम नाथूलाल की जजमेंट में भी this person raised the plea over there, sir I don't know that this particular substance is controlled by the government authorities. तो कोर्ट ने कहा कि you don't have this excuse that कि आप ये कहें कि मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं है, so whatever you are stating it is fine, ठीक है, वो ठीक वही आप कह रहे हैं, ठीक है. So now coming to the next point, इसके साथ साथ देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे और रखता हूँ, एक केस का नाम लिखेंगे, इट इज जस्ट is Shri Nivasmal Barolia versus Emperor. ये पुराना केस है, ठीक है, श्री निवासमल बरोलिया वर्सेस एम्परर. इस केस में भी जो व्यू पॉइंट है आप उसको सिर्फ लिखेंगे, दैट इज मेंजरिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट. मेंजरिया इज एन essential element for an offense. Menzeria is an essential element for an offense. ठीक है, लेकिन ये हर जो भी हम यहाँ पे पॉइंटर्स रेज कर रहे हैं ना या देख रहे हैं, तो हर तरह की जजमेंट का अलग एक व्यू पॉइंट है, अलग कंटेक्स्ट में वो जो है बात कर रहा है. ठीक है, कोई डाउट अभी तक जितना हमने डिस्कस किया? इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दैट यू कैन रेज ओवर हियर. यस एनीवन? सर प्लीज वो आपने जो आईपीसी के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स बताए थे उनके नाम रिपीट कर दोगे प्लीज? ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, यू कैन राइट इट जस्ट. यस, तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना? नो सर. जस्ट होल्ड. Yes, you can write it down. ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, established in 1834. Chairman was Lord Macaulay and the other members were J.M. MacLeod, G.W. Anderson and F. Millett. इनको लिखो. Excuse me, sir. Yes. Sir, would be getting this PDF in the group, like? हाँ, मैं देखो हम लोग अभी ये जो पूरा मैंने सेट बना रखा है ना, क्विक रिवीजन का ये सेट है, तो जब हम लोग आईपीसी के ऑल टुगेदर 1 से लेके 100 सेक्शंस तक जब कवर कर लेंगे, ठीक है, 1 to 100, सो देयर आफ्टर आई विल शेयर इट विद यू पीपल. ये जो फर्स्ट वाला पेज है ना, ये तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन द अदर थिंग्स आई कैन नॉट शेयर विद यू पीपल राइट नाउ, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें विद इन द क्लासेस वी हैव टू डिस्कस. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन समझ के हमें आंसर करने, तो पूरा पीडीएफ तो नहीं मैं दूंगा, वो कम से कम 150 पेजेस का पीडीएफ है, लेकिन जो फर्स्ट पेज है मैं आज शेयर कर दूंगा. ठीक है, जब सेक्शन नंबर 1 से लेके 100 तक कवर हो जाएगा ना, then we'll share it in the app itself. ठीक है, आप सभी लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा, वहां पे शेयर हो जाएगा. ठीक है, सो उसमें ये हो सकता है कि जैसे आप टाइम टू टाइम जब रिविजन्स करेंगे ना, तो यहाँ से बहुत सारे वन लाइनर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, जिसको आप गो थ्रू जब करें तो कहीं पे भी अगर फ्लॉ था या आप क्लास में अगर नहीं आए हैं तो वो चीज कवर हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द बेयर एक्ट नाउ. ठीक है, थोड़ा सा बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं. देखो हमारे पास मैं चलो छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, यू पीपल ट्राई टू आंसर दैट. हमारे आईपीसी में इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस की बात जो है वो कहां पे रखी गई है? आप लोग यहाँ पे मैसेज करने का एक बॉक्स होता है ना, वो लिखेंगे तो वहां पे आंसर कर सकते हैं. वेयर इज द इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी इज बीइंग मेंशन्ड? सो सेक्शन 2. सेक्शन 2. रविंदर जी सेक्शन 4 कह रही है. रविंदर जी सेक्शन 4 में इंट्रा टेरिटोरियल नहीं है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस है. तो एक सवाल जो था वो दूसरा यही बनता था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस आईपीसी में कहां पे रेगुलेटेड है? तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन इज बीइंग गिवन इन सेक्शन नंबर 4 एंड इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन इज बीइंग गिवन इन सेक्शन नंबर 2. तो देखो मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं, पहले सेक्शन नंबर 2, 3 एंड 4 को समझना कैसे है. सेक्शन नंबर 2 ये कह रहा है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया वी कैन से, जहां तक आपका आईपीसी एप्लीकेबल है, अगर उस जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है आईपीसी विल बी रेगुलेट. ठीक है, आईपीसी के अकॉर्डिंगली हम जो है ऑफेंस को रजिस्टर करके जो भी चार्जेस बनते हैं वो बनाएंगे. सेक्शन नंबर 4 कहता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस आईपीसी के कब रहते हैं? तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी मींस
कि एक व्यक्ति जो इंडियन नेशनल है, अभी हम बेरेक्ट में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन समझ लो पहले, एक व्यक्ति जो इंडियन नेशनल है, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके कोई अपराध करता है, ठीक है, अ पर्सन इज एन इंडियन नेशनल एंड ही कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, तो अगर वो व्यक्ति इंडिया में हमें मिल जाता है, मान लो वो फॉरेन कंट्री से वापस इंडिया में आ जाता है, या उसको एक्स्ट्राडाइट करवाया जाता है, या कुछ भी प्रोसेस अगर फॉलो होता है, सो इंडिया में उस व्यक्ति का ऑफेंस जो है वो रजिस्टर करके ट्रायल चलाया जा सकता है। तो यहां से एक समस्या उठती है, क्योंकि उसने अपराध तो फॉरेन कंट्री में किया है, ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड इन द फॉरेन कंट्री, देन हाउ द ट्रायल विल बी कंडक्टेड इन इंडिया। तो इसका जवाब आपको सेक्शन नंबर 3 आईपीसी देता है। सेक्शन 3 आईपीसी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आउटसाइड इंडिया ऑफेंस किया है और उसका ट्रायल हमें इंडिया में चलाना है, तो हम ये मानते हैं कि जहां पे भी वो इंडिया में मिला है, wherever that person is found in India, over that particular place the offense has been committed। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए जैसे मैं अभी धर्मशाला में हूं, तो एक व्यक्ति जो धर्मशाला का रहने वाला है, that person goes to अमेरिका, और अमेरिका में जाके वो कोई अपराध करता है, and that person comes back, तो या तो अमेरिका में वो पनिश हो जाता, लेकिन वो अमेरिका से भाग के इंडिया आ गया, और इंडिया में वो व्यक्ति हमें पठानकोट में मिलता है। ठीक है, तो अब वैसे तो देखो ना इंडिया में ऑफेंस हुआ, ना पठानकोट की कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन सेक्शन नंबर 3 हमारा आईपीसी का रेड टुगेदर विद 188 ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि सेक्शन नंबर 188 सीआरपीसी का आउटसाइड इंडिया अगर ऑफेंसेस होते हैं तो इंडिया में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे बनेगा उसकी बात करता है। सो नाउ क्योंकि दैट पर्सन इज फाउंड इन पठानकोट, इट विल बी डीम्ड एज इफ, ऐसा है नहीं लेकिन मान के चलेंगे दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन पठानकोट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये मान के चलेंगे, क्योंकि हमें इंडिया में ऑफेंस रजिस्टर करके इंडिया के पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको, और इंडिया की कोर्ट्स में ट्रायल चलाना है, तो जनरली तो इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका जो प्रोसेस है कि आप एक ब्रिज ड्रॉ कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने जिसने अपराध बाहर किया था लेकिन वो इंडिया में मिला है, तो उसको इंडिया में पनिश किया जा सकता है या नहीं। तो दो चीजें हो सकती है, या तो हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर दें, उसका प्रत्यर्पण कर दें, उसको बाहर भेज दें, और दूसरी चीज हो सकती है कि हम उसको इंडिया में ही ट्रायल चला दें। तो अगर इंडिया में ट्रायल चलाना है तो उसका तरीका क्या है? तरीका है सेक्शन नंबर 3 रेड टुगेदर विद 188 सीआरपीसी। तो ये सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अगर किसी व्यक्ति फॉरेन नेशनल ने फॉरेन कंट्री में ऑफेंस किया और उसका इंडिया में ट्रायल चलाना है, तो आईपीसी के कौन से सेक्शन लगेंगे या सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा? तो सीआरपीसी का 188 ये बताता है इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, एंड सेक्शन नंबर 3 विल टेल यू दैट हाउ द कोर्ट विल गेट द जुरिस्डिक्शन। तो इट विल बी डीम्ड एज इफ, मान के चलेंगे दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड वेयरएवर दैट पर्सन इज फाउंड। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, आप लोग अपने अपने बेरेक्स अगर निकालें, जस्ट टिक इट आउट। देखो सेक्शन नंबर 2 कह रहा है दैट एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शेल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो अगर वो विद इन इंडिया वो गिल्टी है तो उसका जो पनिशमेंट है वो आईपीसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फिक्स करवा सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 साइड पे लिख लेना, इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी, इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 4 पे आप आओ सीधा, सेक्शन नंबर 3 को बाद में पढ़ते हैं, पहले सेक्शन 4 समझ में आएगा तभी सेक्शन 3 बताएगा कि ब्रिज कैसे डेवलप होता है। सेक्शन 4 कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड दैट इज आईपीसी also apply to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। तो अगर कोई भी इंडियन नेशनल इंडिया के बाहर, ठीक है, कोई भी अपराध करता है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया मींस आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया, इफ दैट पर्सन इज कमिटिंग एनी ऑफेंस, तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है आईपीसी का। कि देखो आईपीसी इंग्लैंड में अप्लाई नहीं होता है, अमेरिका में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बाय परव्यू ऑफ सेक्शन नंबर 4 वी आर मेकिंग आईपीसी एप्लीकेबल ओवर दैट पर्टिकुलर पर्सन। हम उसके ऊपर आईपीसी की धाराएं जो है वो लगा रहे हैं। लगाने का तरीका सेक्शन नंबर 3 और 4 रेड टुगेदर विद 88 हमें बताता है। तो अगर कोई भी इंडियन नेशनल फॉरेन कंट्री में जाके कोई अपराध करता है तो आईपीसी उसके ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि एक्स्ट्राडिशन अगर हो सकता है या नहीं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, दूसरा
कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सेकंड क्लॉज को मैं अगर देखूं तो लिखा है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब आइदर अ पर्सन इज इंडियन नेशनल और अ पर्सन इज फॉरेन नेशनल, इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, एनी पर्सन। लेकिन वो व्यक्ति मौजूद कहां है, इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट में, ठीक है, मतलब द शिप और एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड विद इन इंडिया, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धाराएं लगाई जा सकती है। देखो कोई भी हमारा जैसे इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट अगर फॉरेन कंट्री में है, जैसे मान लो अमेरिका में है, कहीं और है, और उस एयरक्राफ्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो इंडिया की जुरिसडिक्शन मानी जाती है और उस व्यक्ति का ट्रायल जो है वो इंडिया के अंदर चल सकता है और जो चार्जेस है वो आईपीसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फ्रेम करवा सकते हैं। लेकिन समझ गए ना, तो सेक्शन नंबर 2 विल टेल यू द इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि जहां तक आईपीसी एप्लीकेबल है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहां पे अगर कोई अपराध हो रहा है तब क्या होगा। इंडियन नेशनल बाहर जाके ऑफेंस करता है तो भी उसके ऊपर आईपीसी लग सकता है। फॉरेन कंट्री का नेशनल या इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट के अंदर अगर ऑफेंस करता है तो भी आईपीसी अप्लाई होगा। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस की बात सेक्शन नंबर 4 के अंदर है। अब इसके बाद जैसे मैं अब जितने भी लोग यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स वाले हैं ना, दे पीपल माइट अंडरस्टैंड कि जब हमने फर्स्ट या सेकंड सेशन आईपीसी का लगाया होगा तो वी हैव डन अ डिटेल्ड ओवरव्यू ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया, और कम से कम 2 घंटे का सेशन हमारा इस पे रहता है। बट कमिंग टू द क्रक्स, बिकॉज इन इंग्लैंड और इन अमेरिका और इन कनाडा आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल, आईपीसी तो विद इन इंडिया अप्लाई होता है ना, तो आपने आईपीसी अप्लाई करना कैसे है। So section number 3 will draw a bridge over that, ठीक है, वो रास्ता बना के देगा कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। समझते हैं सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, जस्ट टेक इट आउट। Yes, so section number 3 कह रहा है any person liable by any Indian law to be tried for an offense committed beyond India, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो आईपीसी अकॉर्डिंगली या हमारे इंडियन लॉज के अकॉर्डिंगली उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, पनिश हो सकता है, लेकिन उसने अपराध क्या किया, फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt according to the provisions of this code, that is IPC will be applicable for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। तो हम वैसे ही उस व्यक्ति को एंटरटेन करेंगे जैसे उसने इंडिया में अपराध किया हो, ठीक है। लेकिन उसने इंडिया में ऑफेंस कहां पे किया, इसके बारे में सेक्शन नंबर 3 ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। so where that person, हमने कहा ना कि उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी या बाकी इंडियन लॉज वैसे ही लगेंगे जैसे उसने इंडिया में ऑफेंस किया होता है। लेकिन how we will get to know that where the trial is to be conducted, which police will investigate the case, etc. So that all thing will be answered by section number 188 of CRPC। section 188 कहता है that wherever that person is found, that place will have a place of jurisdiction, ठीक है, उस जगह का jurisdiction जो है वो माना जाएगा और माना जाएगा कि उसने अपराध वहीं पे किया है। The offense has been committed at the place where the person is found। तो सेक्शन नंबर 188 CRPC, अभी जैसे हम क्लास क्लोज करेंगे ना तो आप लोगों ने काम करना है, जैसे सेक्शन नंबर 2, 3, 4 को एक बार जब गो थ्रू करोगे तो 188 एंड 189 ऑफ सीआरपीसी उसको एक बार साथ में पढ़ना। 188 कोर्ट के जुरिसडिक्शन की बात बताएगा, कोर्ट से आपको सैंक्शन, कोर्ट जो है तभी कॉग्निजेंस लेगा अगर सैंक्शन है गवर्नमेंट का, अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। और 189 बताता है क्योंकि ऑफेंस तो फॉरेन कंट्री में हुआ, एविडेंसेस सारे फॉरेन कंट्री में हैं, तो उन एविडेंसेस को कैसे लाया जाएगा, तो 189 विल टेल ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो दोनों प्रोविजंस क्योंकि एक साथ चलते हैं तो आपको साथ में कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, जैसे क्लास क्लोज होगी तो सीआरपीसी निकाल के 188 जहां पे भी आप लिख रहे हैं ना वहीं पे साथ में ही लिख लेना, ठीक है। तो नाउ आई एम कमिंग टू सर्टेन क्वेश्चंस ओवर हियर, जस्ट गिव दिस। So the first question is, ये क्वेश्चन बहुत बार आप पुराने पेपर उठा के लाओगे अगर तो 10 बार मिल जाएगा, that which section deals with the intra-territorial operations of IPC, intra-territorial operation of the court की बात है, तो इसका आंसर ABCD में से आंसर will be A, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 will tell you that there will be the intra-territorial operations of IPC, कि अगर इंडिया के अंदर कोई अपराध होता है तो आईपीसी वहां पे लगेगा। इसके साथ साथ एक दूसरा
क्वेश्चन है, इट इज अ लेंथी क्वेश्चन, आई एम रीडिंग ओवर हियर एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू पीपल। आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। देखो सवाल कुछ इस तरह से है, मैं पहले सवाल पढ़ता हूँ, फिर इसका हिंदी में इसका इंटरप्रिटेशन करके दूंगा, अगर किसी को समझ में आ जाएगा तो, नहीं आएगा तो विल टेक इट अगेन। लिखा है, अ पाकिस्तानी सिटीजन व्हाइल स्टेइंग इन कराची मेड फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस टू द कंप्लेनेंट एट मुंबई। एक पाकिस्तानी नेशनल है, कराची में रहता है, इंडिया में एक व्यक्ति को फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस कर रहा था थ्रू लेटर्स, टेलीफोनिक कॉल्स एंड टेलीग्राम्स, and induced the complainant to part with money amounting over rupees 5 lakh to the agents to the accused at Mumbai। तो कराची वाले उस व्यक्ति ने मुंबई के एक व्यक्ति को इंड्यूस किया, झूठ बोला कुछ, और कहा कि 5 लाख रुपए मेरा एक व्यक्ति एजेंट है वहां पे बॉम्बे में, उसको हैंड ओवर कर दे, सो दैट राइस कुड बी शिफ्ट फ्रॉम कराची टू इंडिया। कि वो जो चावल का जो सौदा कर रहे थे लोग, वो कराची से शिफ्ट इंडिया के लिए उसको भेज दें। But the rice was never supplied. The accused was arrested while he was in England। ठीक है, समझ रहे हैं? जो पाकिस्तानी नेशनल था वो इंग्लैंड चला गया था, मान लो घूमने गया, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट, देखो एक्स्ट्राडिशन का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस वैसे तो मैं समझाता हूँ फाउंडेशन कोर्सेज में, लेकिन फिर भी चलो क्लियर करता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिसने कोई ऑफेंस किया लेकिन वो व्यक्ति फॉरेन कंट्री में है, तो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, आरसीएन जिसको कहते हैं। तो रेड कॉर्नर नोटिस के बाद जो भी फॉरेन कंट्रीज, हमारा जो इंटरनेशनल पुलिस होता है, इंटरपोल जिसको कहते हैं, तो इंटरपोल उस व्यक्ति को ट्रेस करके जिस कंट्री ने उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट करी है उसको एक्स्ट्राडाइट करेगा, प्रोवाइडेड कंट्रीज के बीच में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी होनी चाहिए। तो हमारा इंग्लैंड के साथ एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी है। ये जो पाकिस्तानी नेशनल है जिसने कराची से बैठ के ये सब किया, वो इंग्लैंड गया था, और इंग्लैंड की इंटरनेशनल पुलिस जो वहां पे बैठी है उनको पता लग गया है कि इंडिया से इस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट है। तो इंग्लैंड पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और इंडिया उसको भेज दिया, एक्स्ट्राडाइट किया, प्रत्यर्पण जिसको हिंदी में कहते हैं। लिखा है ना, द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड व्हाइल ही वाज इन इंग्लैंड एंड ब्रॉट टू मुंबई एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो इसके ऑप्शंस जो हैं, आंसर जो हैं, लिखा है एज पर द फैक्ट्स स्टेटेड अबव स्टेट एज टू व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। पहला है एन ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 378, दूसरा है एन ऑफेंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 416 ऑफ द कोड, तीसरा है एन ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 420 ऑफ द आईपीसी, और लास्ट लिखा है none of the above as the accused was a foreigner। तो आप लोगों में से सभी लोग इस सवाल को अगर समझे हैं तो ABCD में से कौन सा आंसर होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स जो है वो यहाँ पे लिख के भेजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। सर 4 ऑप्शन बी लिख के भेजेंगे, बोलेगा कोई, लिख के भेजिए। सुष्मिता इज सेइंग सर डी होना चाहिए, मोनिका इज अगेन सेइंग डी होना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग यस, सुरेंद्र इज अगेन सेइंग डी, कनिका इज सेइंग सी होना चाहिए, वेरी गुड। रविंद्रजीत सी कह रहे हैं, गुड। ठीक है, तो सी और डी में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर टिल्टिंग। ठीक है, या तो आपको लगता है सी आंसर होना चाहिए या डी होना चाहिए। देखो कसक इज सेइंग ए होना चाहिए। कसक, ये 378 में थेफ्ट कैसे बना? थेफ्ट नहीं है ये, ठीक है, थेफ्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स कुछ और है। ठीक है, ओवर हियर इट इज नॉट थेफ्ट। ठीक है, बिकॉज थेफ्ट के लिए तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है ना, that with the dishonest intention you are taking out the property from the possession of other person etc। तो वो तो यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात करेगा, वो भी अप्लाई नहीं होगा। 420 में चीटिंग की बात है, और जो आपका डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि एक्यूज फॉरेनर था, तो उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस जो है वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इफ एनी वन ऑफ यू वर सेइंग दैट डी शुड बी द आंसर, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई डी शुड बी द आंसर? यस एनीवन? आप लोगों की जो रीजनिंग आप अप्लाई कर रहे हैं उसको अगर कोई बताना चाहे। यस एनीवन? Yes, sir. Sir, I answered D because IPC deals with the person as from the point of, मतलब victim point of view से deal नहीं करता, accused point of view से deal करता है,
ऑफेंडर को, और इस केस में जो यस सर, इस केस में जो ऑफेंडर था ठीक है। सो देखो आप लोगों का जो व्यू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि एक तो एक्यूज्ड फॉरेनर है, सुनते जाइएगा, ठीक है। जो लोग भी डी आंसर दे रहे हैं दैट पर्सन शुड नॉट बी ट्राइड इन इंडिया, सो आप लोगों का जो मैं समझ रहा हूँ कि जो भाव है वो ये कि द एक्यूज वाज फॉरेनर, नंबर 1, वो कराची का रेजिडेंट है, उसने कराची से ही सब कुछ किया है, तो इंडिया में तो कुछ वो था नहीं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 जो है वो तो ये कहता है दैट इफ एनी पर्सन who is a foreign national, he is committing an offense within the Indian aircraft or ship, तब हम foreign national को IPC के accordingly ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं कर सकते। आई होप you are of this particular view। yes or no करके जवाब देंगे तो हम फिर आंसर पे आते हैं। बिकॉज सेक्शन नंबर 4 का क्लॉज नंबर 1 अप्लाई नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि क्लॉज नंबर 1 तो ये कह रहा है कि इफ एनी इंडियन नेशनल कमिट्स एनी ऑफेंस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो क्लॉज नंबर 1 तो फर्स्टली अप्लाई होगा ही नहीं। क्लॉज नंबर 2 जो है या क्लॉज नंबर 3 जो है इसका, उसमें आप कहीं ना कहीं टिल्ट कर सकते थे, लेकिन क्लॉज नंबर सी जो है उसमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की यूज की बात होती है, तो वो भी नहीं आएगा। क्लॉज नंबर डी में कहीं ना कहीं आप फंसे हैं। देखो इसका जो आंसर है उस आंसर पे आते हैं। जस्ट देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज आउटराइटली टेकन फ्रॉम अ जजमेंट एंड द जजमेंट इज मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस केस का नाम आप लोग लिख लेंगे, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। 1957 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, 1957। ये जो फैक्ट्स अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने पढ़े थे, कराची नेशनल एटसेट्रा, ये पूरा का पूरा केस जो है, जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे पढ़े, ये मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस से। अब आप लोगों को जितने भी लोग डी आंसर दे रहे थे ना कि इस केस में आईपीसी अप्लाई नहीं होना चाहिए बिकॉज सेक्शन 4 आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका रीजनिंग दिया कोर्ट ने कहा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पूरा जो इसका फ्रेज है मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग फिर उसके बाद जो रेशियो है उस पे आते हैं। लिखा था, क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड स्क्वेयरली अरोज in the case of Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay. In this case, the appellant, मतलब मुबारक अली की बात हो रही है, resident of Karachi, came into contact with the complainant through exchange of letters, telephonic messages, by virtue of which the appellant had to export rice to the complainant. Same यही facts थे. The appellant committed an act which constitutes cheating under 420. Cheating कैसे हुआ? सबसे पहले जितने जैसे कज़क ने कहा 378 तो बिल्कुल नहीं लगेगा, चीटिंग लगेगा, क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति को डिसीव किया। डिसेप्शन मतलब यू आर मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स टू द अदर पर्सन एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली यू आर इंड्यूसिंग द पर्सन टू डिलीवर समथिंग टू यू whereby a person is causing any injury, ठीक है, to the body, reputation, property, etc. तो यहाँ पे कराची वाले ने बॉम्बे वाले को कहा कि मुझे आप पैसा भेजिए, मेरा जो एजेंट वहां पे उसको पैसा दे दो, मैं आपको कराची से एक्सपोर्ट कर दूंगा राइस। तो आपने डिसीव किया ना, आपने राइस तो भेजा नहीं। तो लिखा आगे, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट fastening of criminal liability on a foreigner in respect of the culpable acts or omissions in India which are judiciously attributable to him, notwithstanding he is corporeally present outside India at that time. It is not to give any extraterritorial operation of law, for it is in respect of the offense. ठीक है, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ से, ये जो मैंने हेडिंग यहाँ पे मार्क कर रखा है ना, आप उसको पढ़ेंगे। कोर्ट ने इस व्यक्ति को इंडिया में जब ट्रायल चलाने का ऑर्डर पास किया और कहा कि इंडिया कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, उसके पीछे की जो रीजनिंग कोर्ट ने दी वो ये थी दैट द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज द लोकेशन ऑफ द ऑफेंस व्हिच इज रेलेवेंट एंड नॉट द लोकेशन ऑफ द ऑफेंडर। मार्क कर लेंगे और कॉपी पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, सेक्शन नंबर 4 जहां पे आपने अभी बना रहे हो ना, तो वहीं पे लिख लेना दैट इन मुबारक अली अहमद versus State of Bombay, the court held that, लिखते जाओ, in Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay, the court held that the location of the offense is relevant. The location of the offense is relevant and not the location of offender. And not the location of offender. अपराध हुआ कहाँ है ये माने रखता है, व्यक्ति कहां पे मौजूद है ये माने नहीं रखता। तो यहाँ पे क्योंकि व्यक्ति ने जो अपराध किया था वो इंडिया के अंदर किया है, सो हम उसके ऊपर सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंगली रेड टुगेदर विद सेक्शन नंबर 3
आईपीसी की एप्लीकेबिलिटीज कर सकते हैं। इसी के साथ ना नीचे इस जजमेंट को रेफर करते समय कोर्ट ने 2-3 जजमेंट्स और रेफर करी, जिसमें से व्हीलर वर्सेस एम्परर का एक केस था, उसमें भी यही पॉइंट था। लिखा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अ फॉरेनर हु इनिशिएट एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया that take effect on Indian territory is liable under IPC for the offense in question। तो अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन कंट्री में अपराध शुरू किया लेकिन उसका एक्चुअल इंपैक्ट जो है वो इंडिया में आता है, तो हम उसके ऊपर आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? इसको लिख लिया ना सभी लोगों ने? यस एवरीवन? ठीक है, सो लोकेशन ऑफ द ऑफेंडर इज रेलेवेंट, इट इज नॉट वेयर द लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट इज रेलेवेंट, नॉट द लोकेशन ऑफ द ऑफेंडर। दिस इज द क्रक्स। मुबारक अली अहमद, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए था? इट शुड बी सी, दैट द ऑफेंस कैन बी ट्राइड अंडर एज पर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। तो 420 के अंदर जो चीटिंग का अपराध है वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? यस एवरीवन? यस और नो करके जवाब देंगे? यस सर। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना। अब ये कुछ ऐसे सवाल है ना जो हमें डायरेक्ट लॉ की एप्लीकेशन नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन इस पे हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की। लेकिन आप देखें तो सेक्शन 4 तो लगे नहीं रहा, बिकॉज सेक्शन 4 का फर्स्ट क्लॉज भी नहीं लग रहा, सेकंड भी नहीं लग रहा, थर्ड भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो कोर्ट ने कैसे किया? तो कोर्ट ने बेसिकली इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी की तरफ टिल्ट हो गया। कोर्ट ने कहा, बिकॉज द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया, द पर्सन शुड बी मेड लायबल। एक्स्ट्रा टेट सेक्शन 4 में नहीं जाना है, माइंडेड। सेक्शन 4 तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज नाइदर द पर्सन इज इंडियन नेशनल, नाइदर द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडियन एयरक्राफ्ट और शिप, तो सेक्शन 4 तो नहीं लगेगा। लेकिन इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस की तरफ कोर्ट ने टिल्ट किया, और वहां से कोर्ट ने ये व्यू पॉइंट उठाया कि ऑफेंस कहां हो रहा है ये मान्य रखता है, ऑफेंडर कहां है ये मान्य नहीं रखेगा। तो इट इज रेलेवेंट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, आपके इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस ऑफ आईपीसी से ऐसे सवाल बन के आ सकते हैं, तो इन चीजों का हमें छोटी-छोटी चीजें इनका ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं इसके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अब सेम इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, ए इंडियन हिंदू मेल, ठीक है, एक व्यक्ति जो है हिंदू है, इंडियन मेल सिटीजन है, हु हैज अ वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिविंग इन इंडिया, गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, मैं जस्ट होल्ड अपने स्क्रीन शेयर नहीं, जस्ट दोबारा से पढ़ रहा हूं। दैट एन इंडियन हिंदू मेल सिटीजन who has a wife and 3 children living in India goes to US for higher studies, there he marries an American girl। तो एक व्यक्ति है जो हिंदू है, भारत का नागरिक है, भारत में एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, और फॉरेन कंट्री चला गया और अमेरिकन गर्ल के साथ उसने शादी कर दी। जब वो इंडिया वापस आया तो उसकी जो इंडियन वाइफ थी, हिंदू वाइफ, उसने उसके ऊपर 494 दैट इज द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी, इसका एक केस रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, he was prosecuted under section 494 IPC। State as to which of the sections will be applicable on A by virtue of which he got prosecuted। कौन सा सेक्शन लग रहा है बताएंगे? यस आंसर करके। सेक्शन नंबर 2 लगेगा, 4 का क्लॉज 1, 2 या 3 लगेगा? यस, जल्दी से जवाब देंगे। ठीक है, 4 क्लॉज 1 की तरफ यू पीपल आर टिल्टेड। ठीक है, देखो, द पर्सन इज रिजाइडिंग, ही इज इन द फॉरेन कंट्री में उसने ऑफेंस किया है और इंडिया में वापस आया, तो अब हम कहेंगे दैट इंडियन नेशनल कमिटिंग ऑफेंस आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया। So if the Indian national is committing an offense outside and beyond India, so IPC will be applicable, और ये लगेगा आपका सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1। ठीक है, 4 क्लॉज 1 कहता है, if any Indian national commits an offense outside and beyond India, that person can be punished as per IPC। तो इसका आंसर जो है that should be B आंसर। सेक्शन नंबर 2 नहीं लगेगा, बिकॉज आईपीसी के इंडिया के अंदर ऑफेंस हुआ नहीं है, ठीक है, और ना ऑफेंडर इंडिया के अंदर है, दोनों ही चीजें होगी। 4 का क्लॉज नंबर 2 भी नहीं लगेगा, बिकॉज इंडियन एयरक्राफ्ट और शिप वाली बात नहीं है, और क्लॉज नंबर 3 भी नहीं लगेगा क्योंकि कंप्यूटर रिसोर्स की बात बीच में नहीं आती है। तो सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 शुड बी द राइट आंसर।
ठीक है। सो इस तरह के सवाल जो है ना आपको आते हैं, स्पेशली अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से सवाल जो है वो उठता है, ठीक है। इसके अगला जो सवाल है ये सेक्शन 5 से रिलेट करता है, तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं बेयर एक्ट के अंदर क्या है, फिर उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईपीसी कहता है दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny or desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India or the provisions of any special or local laws, ठीक है। nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny or desertion of the officers, soldiers, sailor, airmen etc. तो अगर किसी कानून के अंदर ये जो डेजर्टर्स होते हैं या जो म्यूटिनी जो मतलब जंग छोड़ के वापस आ जाते हैं, ऐसे वो सोलर ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, सेलर्स, एयरमैन एक्सेट्रा, तो अगर उनके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है उस लॉ के अंदर उनकी पनिशमेंट्स हो सकती है, आईपीसी उनको उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट, आईपीसी उस किसी भी कानून के ऊपर कोई भी एम्बार्गो जो है वो क्रिएट नहीं करता है। तो नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। सेक्शन तो बहुत इजी है, लेकिन जब सवाल आएगा तो सवाल समझते क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है that section 5 of the code is a saving clause to section 2 in accordance to the maxim, ठीक है। कि हमारा सेक्शन 5 जो है आईपीसी का सेक्शन 2 का सेविंग क्लॉज, सेक्शन 2 कहता है कि इंडियन टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति अपराध करता है उसको आईपीसी के अकॉर्डिंगली हम लायबल करवा देंगे। सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है जो म्यूटिनी और डिजर्शन को रेगुलेट करता है तो वो लॉ अपना काम कर सकता है, आईपीसी उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप पहला जो पॉइंट बनाओगे वो ये कि सेक्शन 5 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। पहला सवाल, सेक्शन 5 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने। इसके बाद नीचे जो है ना 4 मैक्सिम्स लिखे, इन चारों मैक्सिम्स का अपना अपना मीनिंग होगा, ठीक है। और ये मैक्सिम्स लगभग ऐसे लगते हैं कि शायद बहुत रेयरली लोगों ने पढ़े। जैसे फर्स्ट मैक्सिम है इट इज बॉनी जुडिशियस एस्ट एम्प्लायरे जुडिक्शनम। तो ये जो मैक्सिम्स है ना, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैक्सिम्स का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आपको इसका आंसर करने में इजीनेस आ जाए, ठीक है। तो ये 4 मैक्सिम्स हैं, चारों मैक्सिम्स के मीनिंग्स मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे रखूंगा, आप इनको लिखते जाइए, ठीक है। अपनी कॉपीज पे लिखेंगे ना, बिकॉज पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा, लेकिन कॉपी पे जो लिखोगे ना वो याद रहेगा। सो पहला जो मैक्सिम है इट इज जनरलिस स्पेशलिबस नॉन डेरोगेट। मेरे ख्याल से स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही है, यस। स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही है ना, यस सुरेंद्र सर दिख रही है, ठीक है। तो बस आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इन मैक्सिम्स का मीनिंग लिखेंगे, फिर देखते हैं कि आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम क्योंकि डायरेक्ट आंसर पे पहुंच नहीं पाएंगे। फर्स्ट मैक्सिम इज जनरलिस GENERALIS, इट इज स्पेशलिबस नॉन डेरोगेट। इसका मीनिंग होता है that erstwhile special law is given superiority over the later general law, ठीक है। कि अगर कोई स्पेशल कानून है तो वो जनरल कानून के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी रखता है, ठीक है। दूसरा जो आपका मैक्सिम है ऑप्शंस के अंदर वो है इट इज बॉनी जुडिशियस एस्ट एम्प्लायरे जुरिसडिक्शनल। इसको भी लिख लो, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा तो ये जो सेकंड मैक्सिम है इट इज बॉनी जुडिशियस वाला, इसका जो मीनिंग है वो ये है दैट दिस मैक्सिम स्टेट्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू एनलार्ज इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। कहते हैं कि हर जज की ये ड्यूटी होती है कि वो जो भी लॉ की रेमेडीज हैं उनको पार्टीज को अवेलेबल करवाए, ठीक है। तो आप इस पूरे फ्रेज को अगर लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, लेकिन मीनिंग इसका फर्स्ट लाइन में है द मैक्सिम स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ अ जज टू एनलार्ज इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। This maxim is to amplify the remedies as to apply the rules to the advancement of the substantial justice. It denotes that good judge's duty is to develop the remedies of law, ठीक है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि हर जज की जिम्मेवारी बनती है कि वो जिस हद तक हो पाए न्याय दे, और अगर उसको अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर भी जाके कुछ न्याय करने के लिए करना पड़े तो वो कर सकता है, वो न्यायविद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा मैक्सिम जो है
that is it is contra bonus mores. Contra bonus mores, इसका मतलब है that contra bonus morals is against good morals. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो गुड मॉरल्स के अगेंस्ट, ठीक है, हार्मफुल फॉर द मॉरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अगर है तो उसको हम contra bonus mores कहते हैं, which is against the good morals. कोई भी ऐसी चीज जो गुड मॉरल्स के अगेंस्ट है उसको कहेंगे contra bonus morals. ठीक है, which is harmful for the moral welfare. और लास्ट जो मैगजीन है इसको भी लिख लो, it is acterin convent onus probendi. ये बहुत बार पूछा जाता है, acteris convent onus probendi. इसका मीनिंग आप लोग लिख लेंगे that burden of proof lies with the plaintiff. Burden of proof lies with the plaintiff. I hope everyone has written down the meanings of these maxims. सभी लोगों ने लिख लिया है ना? ये सब नोट करके बता देना, ऐसा तो लिख ही ना रहे. ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे. अब क्योंकि आप लोगों को मैक्सिम्स का मीनिंग दिख गया, मीनिंग आपने समझ लिया, ठीक है, सो नाउ वी कैन गो थ्रू विद द ऑप्शंस अगेन और फिर समझते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए. क्या क्वेश्चन है? सेक्शन 5 ऑफ द कोड इज अ सेविंग क्लॉज टू सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 2 के एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 5, बोने जुडिस एस्ट एम्प्लायर जुरिसडिक्शन, कि हर जज को अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाके रेमेडीज ऑफ लॉ को अवेल करवाना चाहिए. तो ये तो इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है. कॉन्ट्रा बोनस मॉरेस, कि समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द गुड मॉरल्स, तो ये भी इससे रिलेट नहीं करता है. एक्टरी कन्वेंट ओनस प्रोबेंडी, ये भी रिलेट नहीं करता बिकॉज ये कहता है ओनस प्रोबेंडी इज ऑन द प्लेंटिफ. लेकिन लास्ट वाला जो आपका मैक्सिम है, इट इज जनरलिया स्पेशलिस्ट नॉन डेरोगेट, ये इससे रिलेट करेगा. तो अब आप क्या करेंगे, अपने अपने बेयर एक्ट्स में ना इस सेक्शन 5 के आगे ये मैक्सिम लिख देना. ठीक है, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेट. स्पेशलिबस से समझ आता है स्पेशल लॉ, जनरलिस्ट से समझ आता है जनरल लॉ. तो जनरल लॉ के ऊपर स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है, ये इस मैक्सिम का मीनिंग है. लिखा ना, अर्स्ट वाइल स्पेशल लॉ इज गिवन सुपीरियरिटी ओवर द लेटर जनरल लॉ. ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस एवरीवन. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 के अंदर कौन सा मैगजीन चल रहा है, दैट वी गॉट टू नो. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से राइट नाउ इट इज 8:30. ओके, सो ये अभी तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ. आई होप यू पीपल गेट टू, बिकॉज़ आज का तो मुझे सेशन आपको समझाना भी था कि कैसे कैसे हम गो थ्रू करेंगे क्लासेस. ठीक है, नाउ बाय द टुमारोज क्लास विल गो इन द सेक्शंस अगेन, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं. इसी के साथ पहले सेक्शन समझेंगे, सेक्शन से कौन कौन से सवाल निकलते हैं वो करेंगे, और अपनी कॉपीज पे आप लोग उसको ना लिखते जाएंगे. बस ये कॉपी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाएगी जब आपका एग्जाम आएगा. ठीक है, अब इस पॉइंट को मेरे नोट करके रख लीजिएगा. चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन. ठीक है, आप बाकी हम कल की क्लासेस, हमारी टाइमिंग्स यही रहेंगी 7 to 8:30, बिकॉज 6 बजे तक वैसे ही क्लासेस रहती है. ठीक है, सो चलिए, विल मीट अगेन टुमारो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर.